गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज़। अगर आप भी किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी फ्रूटफुल, यूज़फुल एंड क्रूशल होने वाला है। तो गाइस, बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। अब आर्टिकल का पता होगा आपको कि आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं, ए एंड द। तो सेंटेंस हमें दिया गया है, शी बॉट अम्ब्रेला, उस लड़की ने एक छाता खरीदा। अब हमें यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज़ करना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए, एन, द, नो आर्टिकल। अब आपको बताना है यहाँ पे ए यूज़ होगा, एन यूज़ होगा या द यूज़ होगा या नो आर्टिकल यूज़ होगा। तो आपको पहले मैं ए का बता देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारा कोई वर्ड वोवेल से शुरू होता है तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं, ना कि ए का। तो ए का तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो जब हमारा कोई भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता हो तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्टली एन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन। ये एक सेंटेंस दिया गया है कि नाउन को पहचाने। ऑप्शन दिए गए हैं बेस्ट, बी में है पॉलिसी, सी में है ऑनेस्टी एंड डी में है इज़। अब आपको इसमें से नाउन पहचानना है। नाउन का आपको पता ही होगा, नाउन किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो बेस्ट तो किसी का नाम होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये तो एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये तो हमारा बिल्कुल है ही नहीं। बी की ओर चलते हैं, पॉलिसी। हाँ, ये एक नाउन है क्योंकि ये एक रूल का नाम है, एक पॉलिसी का नाम, एक चीज़ का नाम है, एक तकनीक का नाम है। एंड सी देख लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी भी भाई एक नाम है। एंड इज़ मीन्स है होता है, जो एक बी वर्ब है। तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉलिसी एंड ऑनेस्टी, ये दोनों नाउन हमारे हैं। तो इसलिए हमारे बी एंड सी ये दोनों ही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या दिया गया है, चूज़ द करेक्ट टेंस। सेंटेंस दिया गया है, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, यानी कोई लड़का है जो डेली स्कूल जाता है। अब जाने की इंग्लिश गो, गोइंग, गोज़, गोन, ये फॉर फॉर्म्स आपको यहाँ पे दी गई हैं वर्ब की। तो अगर हम यहाँ पे गो की बात करें, ही गो टू स्कूल एवरी डे, तो गो किसी कीमत पे नहीं आ सकता, क्योंकि आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में पढ़ा होगा, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लेता है। तो गो का यहाँ पे बिल्कुल परफेक्शन नहीं हो सकता। अब बी को देखते हैं, ही गोइंग टू स्कूल। अब सब्जेक्ट गोइंग का भी कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब भी गोइंग आईएनजी वाली फॉर्म आती है उससे पहले बी वर्ब होता है, इज़ एम आर या वॉज वर, इनका यूज़ किया जाता है। तो सब्जेक्ट में हमारे पास कोई इज़ एम आर एंड वॉज वर कुछ भी नहीं है, तो गोइंग का ऑप्शन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सी को देखते हैं, गोज़। अब हमारा इसको हमें फेमिलियर करना है, इस चीज़ को हमें रिलेट करना है कि भाई ही एंड गोज़ इन दोनों का रिलेशन है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने पढ़ा है जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है। तो इसलिए गोज़ हमारा यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो गोज़ इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं सिनोनिम क्या होते हैं। एक ही वर्ड का जो सेम वर्ड होता है उसको हम सिनोनिम के नाम से जानते हैं। जैसे गो मीन्स जाना, मूव मीन्स जाना, मतलब दो अलग अलग ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग्स अलग हों, वर्ड्स अलग हों, बट मीनिंग में वो दोनों या तीनों चारों जितने भी हों वो सब सेम हों, ऐसे वर्ड्स को हम सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है सैड, ऑप्शन बी है एंग्री, ऑप्शन सी है जॉयफुल, ऑप्शन डी है टायर्ड। तो अब इनके मीनिंग्स जान लेते हैं। जैसे आप मीनिंग्स जान लेंगे तो आप ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हैप्पी का सिनोनिम क्या है। तो सैड मीन्स होता है गमगीन, बी है जो एंग्री मीन्स गुस्सा, गुस्से वाला, एंड सी में दिया गया है जॉयफुल का मतलब खुश, एंड डी में दिया गया है टायर्ड, हारा हुआ या थका हुआ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जॉयफुल, तो जॉयफुल का मतलब होता है खुशी, बख्त, खुश। तो आपको पता चल गया होगा वो वर्ड
जो स्पेलिंग और वर्ड में अलग अलग हों लेकिन मीनिंग्स में सेम हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम किसके नाम से जानते हैं? सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं। राइट आंसर होगा इसमें जॉयफुल। हैप्पी का जो सिनोनिम है वो होगा जॉयफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट प्रिपोजिशन। सही प्रिपोजिशन चुनें। अब हम पहले बार ये जान लेते हैं कि प्रिपोजिशंस होते क्या हैं। सब्जेक्ट का जो किसी दूसरे नाउन के साथ कनेक्शन बताने वाले वर्ड्स को हम प्रिपोजिशन के नाम से जानते हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं। द कैट इज़ डैश द टेबल, कि बताया जा रहा है कि बिल्ली टेबल पर है। अब ऑप्शन ए दिया गया है इन मीन्स अंदर, बी दिया गया है ऑन मीन्स पर या ऊपर, एंड सी दिया गया है एट पर या ऊपर, एंड डी दिया गया है फॉर, जिसको हम लिए के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इनमें मतलब से भी जानते हैं कि बिल्ली टेबल के ऊपर है, तो ऑप्शन ए का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इन मीन्स अंदर होता है टेबल के, बिल्ली टेबल के अंदर है नहीं है, टेबल के अंदर नहीं है। तो बी देख लेते हैं, द कैट इज़ ऑन द टेबल, ये भी चल सकता है भाई, बिल्ली किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। सी देख लेते हैं एट, तो एट भी चल सकता है क्योंकि एट का मीन्स भी पर होता है। फॉर देख लेते हैं, फॉर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता कि बिल्ली टेबल के लिए है, ये तो कोई सेंस नहीं हुआ, इट डजेंट मेक सेंस। तो बी और एट में से एक वर्ड यूज़ होगा इनमें से। अब चलिए इनका डिफरेंस समझ लेते हैं, इनमें से कौन सा यूज़ होगा और कब कैसे यूज़ होगा। जब ऑन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है बट वो टच हो, जब किसी चीज़ को वो टच करती हो तो उस वक्त हम ऑन का यूज़ करेंगे। एट एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हम कहीं पर भी एग्जैक्ट लोकेशन को बताते हों तो वहाँ पर हम क्या नाम है एट का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम किसी भी लेयर पर या कोई सरफेस पर किसी चीज़ को टच करते हुए खड़े हों, बैठे हों, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑन का यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको ऑन और एट में डिफरेंस पता चल गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा दोनों में से कौन सा यूज़ होगा। तो इस सेंटेंस का राइट आंसर बी होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।